हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों राजस्थान के पर्यटन के बारे में पढ़ेंगे। पर्यटन वाला जो टॉपिक है आपका एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से काफ़ी बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है और बहुत बेसिक सा सवाल यहाँ से पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम राजस्थान के पर्यटन के बारे में पढ़ेंगे और जो भी विद्यार्थी राजस्थान के अंदर आरएस एग्ज़ाम, यूआरओ एग्ज़ाम, पटवार वीडियो, सेकंड ग्रेड रीट एग्ज़ाम इनकी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, वो इन वीडियोस को ज़रूर देखिए। यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। एकदम शानदार कंटेंट के साथ सारी चीज़ें आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव सवाल और साथ ही साथ सभी नोट्स की PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। राजस्थान का पर्यटन हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, राजस्थान के पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया। तो ये सवाल बेसिक सा सवाल है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उद्योग का दर्जा पर्यटन को कब दिया गया, तो ये आपका 1989 में दिया गया। कब दिया गया दोस्तों? 1989 में दिया गया। और किसकी सिफारिश पर दिया गया था? तो मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर दिया गया था। तो ये आपको ध्यान रखनी है दो बातें। 1989 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया और किसकी सिफारिश पर दिया गया? मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर दिया गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा कब दिया गया। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया उद्योग का दर्जा कब दिया गया, 1989 में दिया गया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए जन उद्योग, आपसे पूछा जाए जन उद्योग का दर्जा कब दिया गया, तो जन उद्योग का दर्जा आपका 2004-05 में दिया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों बातें अलग अलग है, थोड़ा सा फ़र्क है। बच्चे यहाँ पर गड़बड़ कर देते हैं, जब जन उद्योग पूछा जाता है तब भी वो 1989 लगा देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। उद्योग का दर्जा तो 1989 में दिया गया और जन उद्योग का दर्जा आपका 2004-05 में दिया गया। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, यह निर्धूम धुआं रहित उद्योग है। पर्यटन जो है दोस्तों, इसमें कोई धुआं नहीं होता है, यानी धुआं रहित उद्योग है ये आपका। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, राजस्थान के अंदर पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब की गई। तो पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1955 में जयपुर में की गई। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मैंने आपको बोला है निदेशालय, तो पर्यटन निदेशालय की स्थापना आपकी कब की गई? 1955 में की गई। ये आपको ध्यान रखना है। और पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई? तो ये आपकी 1956 में की गई थी। ये भी कहाँ पर की गई? आपकी जयपुर में की गई। तो दोनों बातें अलग अलग है। पर्यटन निदेशालय अगर आपसे पूछा जाए तो 1955 आपको करना है, और पर्यटन विभाग पूछा जाए तो 1956 आपको करना है। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई। तो राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना आपकी 1978 में की गई, और ये कहाँ पर की गई? आपकी जयपुर में की गई। ये आपको ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य क्या था? यातायात, भोजन, आवास उपलब्ध करवाना। इसके द्वारा निम्न स्लोगन जारी किए गए हैं। तो राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के द्वारा कुछ स्लोगन जारी किए गए हैं, वो हम देख लेते हैं। ये आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि 2019 वाला तो आपको ध्यान रखना है। अभी वर्तमान में जो है आपका 2019 वाला, वर्तमान में भी यही है, पधारो हमारे देश। तो पधारो हमारे देश जो है ये भी 2019 से हमारा स्लोगन है, और अभी वर्तमान में भी आपका यही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए 1978 में क्या था, तो डोला मारू था। 1993 में क्या था दोस्तों? पधारो हमारा देश था, और ये ललित पंवार के द्वारा दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, ललित पंवार के द्वारा ये दिया गया था। रंगीलो राजस्थान आपका 2008 में किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। स्लोगन जो है रंगीलो राजस्थान, ये कब किया गया था? आपका 2008 में किया गया था। और जाने क्या दिख जाए, राजस्थान में आपको जाने क्या दिख जाए, ये स्लोगन आपका 2016 में दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो वर्तमान का आपको ध्यान रखना है, पधारो हमारे देश 2019 वाला। आगे देखिए, रोपवे हम देख लेते हैं। रोपवे एक्ट जो है दोस्तों ये आपका 1996 का है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। रोपवे एक्ट के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो 1996 का जो एक्ट है, इसके तहत कुछ रोपवे हैं उनको दर्जा दिया गया है। जैसे कि राजस्थान का प्रथम रोपवे कौन सा है, तो राजस्थान का प्रथम रोपवे जो है ये आपका सुंदा माता जालोर वाला है। ये आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। राजस्थान का प्रथम रोपवे सुंदा माता जालोर वाला हो जाएगा, जो कि आपका 2006 में संचालित किया गया था। ठीक है, 2006 में ये आपका संचालित किया गया था। दूसरा रोपवे जो है दोस्तों ये मनसा पूर्णा करणी माता उदयपुर है, जो कि आपका 2008 में संचालित किया गया था। तो द्वितीय आपका 2008 में संचालित किया गया, प्रथम आपका 2006 में सुंदा माता जालोर वाला हो जाएगा, द्वितीय आपका मनसा पूर्णा करणी माता उदयपुर वाला हो जाएगा। ठीक है, तृतीय रोपवे आपका सावित्री माता पुष्कर अजमेर वाला हो जाएगा, जो कि 2016 में संचालित किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। और चौथा रोपवे जो है ये सामोद हनुमान जी बालाजी का मंदिर हो जाएगा, जो कि आपका 2019 में संचालित किया गया। सामोद हनुमान जी के जो बालाजी है दोस्तों, इनका मंदिर कहाँ पर है? आपका जयपुर में, जयपुर ग्रामीण में। ये आपको ध्यान रखना है, और ये 2019 में संचालित किया गया था। और पांचवा रोपवे जो है दोस्तों ये आपका अन्नपूर्णा जयपुर में हो जाएगा, और ये 2023 में संचालित किया गया। यह खोले के हनुमान जी के हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, इन्हें खोले के हनुमान जी
भी कहा जाता है, तो अन्नपूर्णा जयपुर हो जाएगा। ठीक है, तो 5वां रोप आपका कब संचालित किया गया? 2023 में। यह खोले के हनुमान जी के हैं और अन्नपूर्णा जयपुर, यह आपको ध्यान रखना है 5वां रोप है। आगे देखिए साई रेल सेवा। तो राजस्थान के अंदर पर्यटन के लिए साई रेल सेवा शुरू की गई थी दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में सवाल जरूर पूछा जाता है। ठीक है, पैलेस ऑन व्हील्स जो है इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो पैलेस ऑन व्हील्स की शुरुआत आपकी 1982 में की गई थी। कब की गई थी? पैलेस ऑन व्हील्स की शुरुआत आपकी 1982 में की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। पैलेस ऑन व्हील्स की सफलता को देखते हुए सन 2009 में रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स RROW की शुरुआत की गई। तो अगर आपसे पूछा जाए रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स की शुरुआत कब की गई, तो ये आपकी 2009 में की गई। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है, आपको ध्यान रखना है। पैलेस ऑन व्हील्स की शुरुआत तो आपकी 1982 में की गई और राजस्थान ऑन व्हील्स की शुरुआत आपकी कब की गई? रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स की, ये आपकी 2009 में की गई। ठीक है, दोनों एग्जाम में पूछी जाती है, ध्यान रखना है। आगे देखिए आपकी फेरी क्यून। फेरी क्यून की शुरुआत आपकी 2003 में की गई थी। इसकी शुरुआत शेखावटी की कलात्मक हवेलियों को देखने के लिए की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो फेरी क्यून की शुरुआत शेखावटी की कलात्मक हवेलियों को देखने के लिए की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। एक है आपकी दोस्तों विलेज ऑन व्हील्स। विलेज ऑन व्हील्स की शुरुआत कब की गई? तो ये 2004 में की गई थी। और हेरिटेज ऑन व्हील्स की शुरुआत कब की गई? तो ये 2006 में की गई थी। ये हालांकि एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, बट फिर भी ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, विलेज ऑन व्हील्स की शुरुआत आपकी 2004 में की गई और हेरिटेज ऑन व्हील्स की शुरुआत 2006 में की गई। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से आपकी शुरू हो रही है, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। पर्यटन की दृष्टि से राज्य को 10 पर्यटन सर्किट में विभाजित किया गया है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, पर्यटन की दृष्टि से राज्य को कितने पर्यटन सर्किट में बांटा गया है? तो 10 पर्यटन सर्किट में बांटा गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। कितने पर्यटन सर्किट हो जाएंगे दोस्तों? 10 हो जाएंगे, याद रह जाएगा। 10 पर्यटन सर्किट में राजस्थान को बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला आपका देखिए ढूंढाड़ सर्किट। ढूंढाड़ सर्किट जो है इसके अंतर्गत आपका आमेर आता है, फिर आपका सामोद के बालाजी आ जाएंगे दोस्तों, इधर सामोद आ जाएगा, रामगढ़ आ जाएगा, दौसा आ जाएगा और आबानेरी दौसा आ जाएगा। तो इसके अंतर्गत आमेर, दौसा, आबानेरी दौसा, रामगढ़ और सामोद आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर इसी तरीके का सवाल पूछा जाएगा, ढूंढाड़ सर्किट के अंतर्गत आपका कौन सा जिला नहीं आता है या कौन सा स्थान नहीं आता है? तो फिर आपको आंसर करना है शेखावटी सर्किट के अंतर्गत आपका चूरू आता है, सीकर आता है, झुंझुनू आता है और एक आपका नीम का थाना आ जाएगा। तो सीकर, चूरू, झुंझुनू और उसके साथ साथ नीम का थाना आ जाएगा। अलवर सर्किट में आपका कौन कौन सा आ जाएगा? अलवर सर्किट में आपका अलवर आ जाएगा, सिलीसेट आ जाएगा और सरिस्का आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो अलवर, सिलीसेट और सरिस्का जो है ये किस में आ जाएगा? आपका अलवर सर्किट में आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए ब्रज सर्किट। ब्रज सर्किट में आपका भरतपुर आ जाएगा। ब्रज किसको कहा जाता है दोस्तों? भरतपुर वाले भाग को ही कहा जाता है, तो भरतपुर आ जाएगा, डीग भरतपुर आ जाएगा और एक आपका धौलपुर आ जाएगा। तो भरतपुर, धौलपुर और डीग जो है ये आपका ब्रज सर्किट के अंतर्गत आता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। ब्रज सर्किट जो है इसमें भरतपुर, धौलपुर और डीग आता है। जो सवाल आपके एग्जाम में बने हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा दोस्तों, ताकि आपकी सारी चीज़ें यहीं क्लियर हो जाएगी। रणथंभौर सर्किट के अंतर्गत आपके कौन कौन से जिले आते हैं या कौन कौन से स्थान आते हैं? एक तो आपका टोंक आ जाएगा दोस्तों। अब टोंक आपका रणथंभौर सर्किट के अंतर्गत आता है, इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान रखना है आपको। सवाई माधोपुर रणथंभौर सर्किट के अंतर्गत आता है और रणथंभौर तो आएगा ही सही, तो रणथंभौर, सवाई माधोपुर तो आएगा ही सही। इसके साथ साथ टोंक भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, टोंक जो है ये भी आपका रणथंभौर सर्किट के अंतर्गत आता है। आगे देखिए मेरवाड़ा सर्किट। मेरवाड़ा सर्किट के अंतर्गत आपका अजमेर, पुष्कर, नागौर और मेड़ता आता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। तो अजमेर आ जाएगा, पुष्कर आ जाएगा। मेरवाड़ा पहले अजमेर को ही कहा जाता था, तो अजमेर आ जाएगा, उसके साथ साथ पुष्कर आ जाएगा और एक आपका नागौर और मेड़ता आपको अलग से ध्यान रखना है। ठीक है, तो नागौर, मेड़ता, अजमेर, पुष्कर आपका मेरवाड़ा सर्किट में आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों माउंट आबू सर्किट, इंपॉर्टेंट है। माउंट आबू सर्किट के अंतर्गत आपका माउंट आबू आ जाएगा और सिरोही आ जाएगा। और यहाँ पर आपको रणकपुर पाली एक्स्ट्रा ध्यान रखना है और ये इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में पूछा जाता है। तो रणकपुर पाली जो है ये किसका भाग है? ये माउंट आबू सर्किट का भाग है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए मेवाड़ सर्किट। मेवाड़ सर्किट के अंतर्गत आपका डूंगरपुर आता है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ आता है, कुंभलगढ़ आता है, उदयपुर आता है, जयसमंद, सलूम्बर आता है और नाथद्वारा राजसमंद आता है। तो यहाँ पर देखिए आप दोस्तों, यहाँ पर आपका राजसमंद आ रहा है, नाथद्वारा राजसमंद, सलूम्बर यहाँ पर आ रहा है, उदयपुर यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा कुंभलगढ़, राजसमंद भी यहाँ पर आ रहा है, चित्तौड़गढ़ भी आ रहा है, डूंगरपुर भी आ रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर प्रतापगढ़ नहीं आ रहा है। ठीक है, प्रतापगढ़ यहाँ पर नहीं आ रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर बांसवाड़ा नहीं आ रहा है,
तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और यहीं से सवाल एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो उदयपुर, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, नाथद्वारा, राजसमंद और जयसमंद सलूंबर आपके मेवाड़ सर्किट के अंतर्गत आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए मरु त्रिकोण सर्किट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सवाल आपका काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार घुमा घुमा के ये सवाल पूछा जाता है। मरु त्रिकोण सर्किट में आपका एक तो बीकानेर आता है, एक जैसलमेर आता है और एक जोधपुर आता है। तो बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर तो आपको बिल्कुल रट लेना है दोस्तों। बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर आपके मरु त्रिकोण के अंतर्गत आते हैं। बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर, ये आपको ध्यान रखना है। बाड़मेर भी इसके अंतर्गत आता है और इसे बाद में जोड़ा गया है। पर जब भी आपका सवाल पूछा जाता है दोस्तों तो ये चारों ऑप्शन में दिए जाते हैं और बाड़मेर इसका आंसर माना जाता है। ये पूछा जाता है एग्जाम में, मरु त्रिकोण का कौन सा जिला भाग नहीं है, और ये चारों ऑप्शन में दिए जाते हैं, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, और बाड़मेर उसका आंसर माना जाता है। अगर आपको कोई दूसरा जिला दिया जाए तो आप वो आंसर कर देना, लेकिन ये चारों दिए जाएँ तो यहाँ पर फिर आपको बाड़मेर आंसर करना है अगर नहीं पूछा जाए तो, ठीक है, क्योंकि बाड़मेर को बाद में जोड़ा गया है, तो इसे बाद में जोड़ा गया है। तो बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर आपके मरु त्रिकोण सर्किट के अंतर्गत आते हैं, याद रह जाएगा। आगे देखिए हाड़ौती सर्किट, यह आपका 10वां सर्किट है। इसमें आपका कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आ जाएगा, ठीक है, सिंपल सा है। हाड़ौती सर्किट में आपका कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए बच्चों महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट, महाराणा प्रताप के जीवन से संबंधित स्थानों को विकसित करना है। तो महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट का उद्देश्य क्या है? महाराणा प्रताप के जीवन से संबंधित स्थानों को विकसित करना है, जिसमें आपका एक तो चावंड है, ठीक है, एक आपका दिवेर है, गोगुंदा है, कुंभलगढ़ है, हल्दी घाटी है और उदयपुर है। तो इन सबका संबंध किससे है? महाराणा प्रताप से। चावंड को महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाया था 1585 में, दिवेर का युद्ध हुआ था 1582 में, गोगुंदा में दोस्तों इनका राज्याभिषेक हुआ था 1572 में, कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ था 1578 में, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था दोस्तों 1576 में, और उदयपुर का संबंध भी किससे है? महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट से। तो ये आपको ध्यान रखना है, चावंड, दिवेर, गोगुंदा, कुंभलगढ़, हल्दी घाटी, उदयपुर, ठीक है। ये किससे संबंधित है? महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट से संबंधित है। इस सर्किट के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट के लिए कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है? 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सारे नाम आप याद कर लेना, ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। आगे देखिए अन्य सर्किट, जैसे कि आपका आता है कृष्णा सर्किट, कृष्णा सर्किट, वागड़ सर्किट, बुद्धा सर्किट। वागड़ सर्किट इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। वागड़ सर्किट के अंतर्गत आपके उदयपुर आता है, डूंगरपुर आता है, बांसवाड़ा आता है। तो ये 3 जिले आते हैं दोस्तों, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। न तो यहाँ पर आपका प्रतापगढ़ आता है, न यहाँ पर आपका राजसमंद आता है, न यहाँ पर आपका चित्तौड़गढ़ आता है। यहाँ पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा तो आएगा ही आएगा, इसके साथ साथ उदयपुर आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उदयपुर को आप याद कर लेना। वागड़ सर्किट के अंतर्गत आपका डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर आता है। कृष्णा सर्किट हम देख लेते हैं। कृष्णा सर्किट के अंतर्गत आपका नाथद्वारा, राजसमंद, गोविंद देव जी जयपुर और खाटू श्याम जी सीकर आते हैं। तो इसको अलग से ध्यान रखना है दोस्तों, ये स्पेशल है। नाथद्वारा, राजसमंद, गोविंद देव जी जयपुर, खाटू श्याम जी सीकर, 3 अलग अलग जिले हैं जो कि कृष्णा सर्किट के तहत जुड़े हुए हैं। नाथद्वारा, राजसमंद, गोविंद देव जी जयपुर, खाटू श्याम जी सीकर, ये आपको ध्यान रखना है। बुद्धा सर्किट के अंतर्गत आपका झालावाड़ और जयपुर आता है दोस्तों। तो बुद्धा सर्किट के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? झालावाड़ और जयपुर आता है। ये सवाल आपका फ्यूचर में बन सकता है दोस्तों, याद रखना है। बुद्धा सर्किट में आपका जयपुर, झालावाड़ आ जाएगा। कृष्णा सर्किट में नाथद्वारा, राजसमंद, गोविंद देव जी जयपुर, खाटू श्याम जी सीकर आ जाएंगे, ठीक है। हाथों हाथ याद हो गए होंगे दोस्तों। अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा तो कॉमन सेंस लगाकर भी आप आंसर कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, पर्यटन विभाग के द्वारा निम्न महोत्सव आयोजित किए जाते हैं जो कि आपको ध्यान रखना है, जैसे कि किन्नू महोत्सव। किन्नू महोत्सव जो है ये आपका श्री गंगानगर में आयोजित होता है दिसंबर के माह में, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है, किन्नू महोत्सव कहाँ पर आयोजित होता है? तो श्री गंगानगर में हो जाता है और दिसंबर आपको ध्यान रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों ऊँट महोत्सव। ऊँट महोत्सव काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऊँट महोत्सव आपका बीकानेर में आयोजित होता है और जनवरी माह में आयोजित होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ऊँट महोत्सव आपका जनवरी माह में आयोजित होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बीकानेर में आयोजित होता है। तो ये जनवरी माह आपको ध्यान रखना है। बीकानेर तो आपको याद होगा बहुत अच्छे से। ऊँट महोत्सव बीकानेर में जनवरी माह में मनाया जाता है। मरु महोत्सव जो है दोस्तों ये आपका जैसलमेर में मनाया जाता है और थार महोत्सव जो है ये आपका बाड़मेर में मनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, मरु का संबंध किससे है? जैसलमेर से है, और थार का संबंध किससे? बाड़मेर से है। मरु महोत्सव जो है ये आपका जनवरी फरवरी में मनाया जाता है और थार महोत्सव आपका दिसंबर में मनाया जाता है। तो ये महीने भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि आजकल महीने पूछने लग गए दोस्तों, महीने पूछने लग गए। अभी थोड़े दिनों पहले आबानेरी महोत्सव पूछा गया था। आबानेरी महोत्सव आपका कौन से महीने में मनाया जाता है? तो आजकल महीने पूछने लग गए दोस्तों। तो ऊँट महोत्सव आपका जनवरी में, मरु महोत्सव आपका जनवरी फरवरी में और थार महोत्सव आपका दिसंबर में मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थार आपका लास्ट महीने में चला गया।
बैलून महोत्सव जो है ये आपका बाड़मेर में मनाया जाता है और अप्रैल माह में मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब भी एग्जाम में बैलून महोत्सव पूछा जाता है बच्चे जयपुर आंसर कर देते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है बैलून महोत्सव का संबंध किससे हो जाएगा? बाड़मेर से हो जाएगा। ब से बैलून, ब से बाड़मेर, और अप्रैल माह में मनाया जाता है। मारवाड़ महोत्सव आपका ओबियसली जोधपुर में मनाया जाता है अक्टूबर महीने में। मेवाड़ महोत्सव आपका उदयपुर में मनाया जाता है अप्रैल महीने में, ये आपको ध्यान रखना है। ब्रज महोत्सव आपका भरतपुर में मनाया जाता है फरवरी महीने में। ब्रज महोत्सव आपका भरतपुर में मनाया जाएगा फरवरी महीने में। डीग महोत्सव आपका डीग में मनाया जाता है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, ये आपको ध्यान रखना है। तो कृष्ण जन्माष्टमी पर डीग महोत्सव डीग में मनाया जाता है। मीरा महोत्सव आपका चित्तौड़गढ़ में मनाया जाता है अक्टूबर के महीने में, तो ये आपको ध्यान रखना है। अक्टूबर के महीने में दोस्तों आपका मीरा महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, शीत महोत्सव आपका कब मनाया जाता है? तो शीत महोत्सव जो है ये आपका माउंट आबू सिरोही में मनाया जाता है दिसंबर में, ये आपको ध्यान रखना है। शीत महोत्सव हो चाहे आपका ग्रीष्म महोत्सव हो, ये दोनों कहाँ पे मनाए जाते हैं? शीत और ग्रीष्म जो है ये आपके दोनों माउंट आबू में मनाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये सवाल दोस्तों आपका रीड या सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया था। तो शीत महोत्सव आपका माउंट आबू में मनाया जाता है और ग्रीष्म महोत्सव आपका माउंट आबू में मनाया जाता है। अब ग्रीष्म महोत्सव आपका ओबियसली जून में मनाया जाता है और शीत महोत्सव आपका दिसंबर में मनाया जाता है। शेखावटी महोत्सव आपका शेखावटी क्षेत्र में मार्च में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक कहाँ पर आते हैं? तो ये आपके जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में आते हैं। और सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटक कहाँ पर आते हैं? तो ये अजमेर और सिरोही में आते हैं। स्वदेशी के बारे में पूछा जाए तो ये तो आपके अजमेर और सिरोही में आते हैं। और विदेशी पर्यटक आपके जयपुर, जोधपुर और उदयपुर को रिकमेंड करते हैं, जबकि स्वदेशी आपके अजमेर और सिरोही को रिकमेंड करते हैं। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं दिसंबर माह में, तो सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आपके दिसंबर माह में आते हैं, यानी सर्दियों के टाइम पे आते हैं। और सबसे कम विदेशी पर्यटक आपके जून माह में आते हैं, यानी कि गर्मियों के टाइम में आते हैं। तो गर्मियों के टाइम में तो आते ही नहीं हैं, बहुत कम आते हैं, सर्दियों के टाइम में ज़्यादा आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटक कब आते हैं? तो ये सितंबर माह में आते हैं, ठीक है, ये सितंबर माह में आते हैं। और सबसे कम स्वदेशी पर्यटक आपके जून माह में आते हैं, यानी जून माह आपका सेम है, गर्मी में कोई नहीं आता है। सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटक आपके सितंबर माह में आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और विदेशी आपके दिसंबर माह में आते हैं। राजस्थान राज्य होटल विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो राजस्थान राज्य होटल विकास निगम लिमिटेड की स्थापना आपकी 1965 में की गई। और कहाँ पर की गई? जयपुर में की गई, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर होटल के बारे में बात की जा रही है। राजस्थान राज्य होटल विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1965 में जयपुर में की गई। आगे देखिए दोस्तों, राजस्थान की कुछ पर्यटन नीतियाँ हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की पहली पर्यटन नीति आपकी कब जारी की गई थी? तो 2001 में जारी की गई थी। राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति कब जारी की गई? 2001 में जारी की गई। और इसको अच्छे से रट लेना, ध्यान कर लेना, ठीक है। दूसरी पर्यटन नीति आपकी 2007 में जारी की गई। तीसरी पर्यटन नीति आपकी 2015 में जारी की गई। और चौथी आपकी 2020 में जारी की गई। तो 4 पर्यटन नीतियाँ जारी की जा चुकी है, 2001, 2007, 2015 और 2020, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1, 7, 15, 20। आगे देखिए, राज्य सरकार की पेइंग गेस्ट योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो राज्य सरकार की पेइंग गेस्ट योजना की शुरुआत दोस्तों 1994 में की गई थी। 1994 में आपकी पेइंग गेस्ट योजना की शुरुआत की गई थी। पर्यटकों को उचित सुविधा उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है, ये आपको ध्यान रखना है। पर्यटकों को उचित सुविधा उपलब्ध कराना किसका उद्देश्य है? पेइंग गेस्ट योजना का। और ये आपकी 1994 में शुरू की गई थी। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक कौन से देशों से आते हैं दोस्तों? तो अमेरिका से आते हैं और फ्रांस से आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो अमेरिका से सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं और फिर फ्रांस से आते हैं। तो अमेरिका, फ्रांस से आपको ध्यान रखना है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के द्वारा निम्न जगह नौकायन संचालित है। तो ये 4 जगह आपको ध्यान रखनी है जहाँ पर पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के द्वारा नौकायन संचालित है, यानी नाव चलाई जाती है दोस्तों, जिसमें बैठ के आप इंजॉय कर सकते हैं। तो एक तो आपकी फतेह सागर झील उदयपुर है, एक कायलाना झील जोधपुर है, नक्की झील आपकी सिरोही है, इसके अलावा सिलीसेट झील अलवर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फतेह सागर झील तो आपकी कहाँ पर हो जाएगी? उदयपुर में हो जाएगी। कायलाना झील आपकी जोधपुर में हो जाएगी। नक्की झील है सिरोही में हो जाएगी। सिलीसेट झील अलवर में हो जाएगी। तो 4 जिले हैं जहाँ पर आपकी नौकायन संचालित है, ये आपको ध्यान रखनी है। किसके द्वारा? राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के द्वारा। फतेह सागर, कायलाना, नक्की, सिलीसेट। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों आपका वीडियो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि यहाँ पर पर्यटन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने डिस्कस कर ली है दोस्तों। तो यहाँ पर पर्यटन वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यही बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो थोड़ा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, इसकी PDF आपको वहीं मिलेगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।